चले जाना। हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय नंबर 7 है। और HPSC PGT हिंदी के लिए हम ये अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ा रहे हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम KVS, DSSS इन आदि परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, तो सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अध्याय नंबर 7 का नाम है नाटक लिखने का व्याकरण। तो अभिव्यक्ति और माध्यम को अगर हम HPSC PGT हिंदी के लिए खासकर हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 नवंबर को HPSC PGT हिंदी का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी कोई नई डेट भी आपको नहीं दी गई है। तब तक मैंने सोचा कि अभी त्यौहार भी है, आराम से आपको करवा देंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेसन थे, पार्ट थे, यानी कि 1 से 4 तक, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वैसे देखें तो सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर की काफ़ी वैल्यू होती है। और जो पाठ नंबर 7 आपको दिख रहा है, नाटक लिखने का व्याकरण, यहाँ से भी पिछले पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने ये नोट किया है कि जो भी ये नोट्स हैं, इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पिछली बार पेपर में आया हो और वो इस नोट्स में ना हो। तो बहुत ही शॉर्ट नोट आपको दिए गए हैं, तो ध्यान से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। अगर अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं, ये सारी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और उसके बाद फिर जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही HPSC PGT हिंदी के नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, और चैनल पर जितने भी वीडियोस मैंने डाल रखी थी वहाँ पर मैंने सारी संग्रहित कर दी हैं। क्योंकि HPSC PGT हिंदी के लिए आपको NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 80% यानी कि 90, अब तो क्या 100% पेपर जो है, 90% पेपर NCERT में से है, और 5-10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के हैं। वो उस NCERT के जो कवि परिचय हैं उन्हीं में से वो प्रश्न कवर हो जाते हैं, और कुछ एक प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से भी पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो इससे पहले कहूँगी कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरुआत करते हैं नाटक लिखने का व्याकरण। देखो, कोई ना कोई एक लेखक होता है जो नाटक को लिखता है। अब नाटक को लिखने के लिए एक व्याकरण की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि जो मर्जी आया वो लिख लिया। नाटक के अंतर्गत भी हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसे हम नाटक का व्याकरण कहते हैं। अब नाटक के व्याकरण के अंतर्गत कई चीज़ें आ जाती हैं। नाटक कितने अंक का होना चाहिए, कितने समय का होना चाहिए, नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, ये सभी नाटक के व्याकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल पढ़ेंगे। जो आपके NCERT के बुक में दिया हुआ है उसके पॉइंट टू पॉइंट मैंने सभी बातें लिख रखी हैं। और यहाँ से भी पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न था प्रतिशोध का सशक्त माध्यम क्या है। जब आप ये सोच सकते हैं कि जब मैंने इस लाइन को भी नोट्स में उठा लिया और यहीं से प्रश्न भी पूछा है, तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न मैंने बताया है कि पिछली बार कौन सा परीक्षा में पूछा गया था। तो आप ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे कि लिखित में नाटक जो होता है ना, एक आयामी होता है। नाटक जब लिखते हैं, ओनली जब केवल जब नाटक लिखा जाता है तो एक आयामी होता है। और नाटक को लिखने से कोई वो नहीं पड़ता, जैसे कि कहानी को पढ़कर हम कहानी का सब कुछ समझ लेते हैं, उपन्यास को पढ़कर उसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। लेकिन नाटक जो है, दूसरे नाटक का दूसरा आयाम है जब उसे रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, तो वो दूसरा आयाम होता है। नाटक को रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब तक हम नाटक को लिखते हैं तो वो एक आयामी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, वर्तमान काल में लिखा जाता है। नाटक को जब भी लिखें, देखो पाठ का चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ें, नाटक लिखने का व्याकरण। तो जब नाटक लिखते हैं तो लिखित रूप में नाटक किस अपने आयाम में होता है, आपको ऑप्शन में दे देंगे, एक आयामी, द्विआयामी, बहुआयामी या कोई नहीं। तो लिखित में जब नाटक होता है तो वह एक आयामी होता है।
अब दूसरी बात महत्वपूर्ण है, नाटक लिखने का व्याकरण आपके दिमाग में होना चाहिए कि नाटक का जब हम लिखेंगे तो उसे वर्तमान में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि नाटक को रंगमंच पर अभिनीत करना होता है, और जब नाटक को हम रंगमंच पर देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये चीज़ अभी हो रही है, तो वर्तमान में लिखा जाता है। नाटक हमेशा कौन से काल में लिखा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। तो नाटक जो है हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है। नाटक 3 अंक होते हैं। 3 अंक होते हैं। कौन से? एक नाटक का आरंभ होता है, एक नाटक का मध्य होता है और एक नाटक का अंत होता है। तो हर एक नाटक की शुरुआत होती है, बीच में उस नाटक की कथा वस्तु का विस्तार होता है और अंत में नाटक का अंत होता है। एक अंक जो है नाटक का वो कितनी अवधि का होना चाहिए? 48 मिनट अवधि दी गई है। ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी में से नोट्स बनाए हैं मैंने। तो नाटक के 3 अंक होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। और नाटक का एक अंक कितने मिनट का होता है? 48 मिनट का होता है। ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है, प्रतिशोध का सशक्त माध्यम। तो माध्यम है रंगमंच। ये प्रश्न पिछली बार पूछा था, ध्यान रखना। ऑप्शन में थे कविता, फिर था उपन्यास, और एक और था, ऑप्शन क्या था वो मुझे ध्यान नहीं है। एक रंगमंच, एक कविता, एक उपन्यास और एक कुछ और था। तो इस प्रकार से आप पजल्ड हो सकते हैं, लेकिन प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटक रंगमंच पर 2 से 2.5 घंटे में अभिनीत किया जाना होता है। मतलब नाटक लिखते समय नाटक की समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नाटक को रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है और रंगमंच पर जो अभिनीत किया जाता है नाटक, उसके दर्शकों को एक साथ बैठकर वह नाटक देखना होता है। क्योंकि इतना आजकल की भागदौड़ की दुनिया में इतना समय किसी के पास भी नहीं है कि थोड़ी देर बंद कर दिया, फिर देखने लगे, फिर बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। समय सभी के पास कम है, इसलिए नाटक को रंगमंच पर 2 से 2.5 घंटे में अभिनीत किया जाना होता है। तो नाटक लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाटक की कथा वस्तु इतनी ही होनी चाहिए ताकि उसे रंगमंच पर 2.5 घंटे में अभिनीत किया जा सके। ध्यान से, महत्वपूर्ण बातें हैं बिल्कुल। एक अंक की अवधि है 48 मिनट। पूरे नाटक की जो अवधि है वो 2.5 घंटे का समय दिया गया है। आप फिल्म भी देखते होंगे तो वो भी एक तरीके का नाटक है, और वो 3 घंटे की एक फिल्म होती है। 3 घंटे की फिल्म होती है, साथ में आधा घंटा इसलिए ऐड कर देते हैं कि ऐड भी देते हैं, तो इस हिसाब से वो भी लगभग 2.5 घंटे के ही होते हैं। उनकी स्क्रिप्ट भी 2.5 घंटे की होती है। अब नाटक के कुछ तत्व दिए गए हैं हमारे पास और नाटक के तत्व हैं कथा वस्तु। फर्स्ट महत्वपूर्ण तत्व होता है नाटक का कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब उस नाटक की कहानी क्या है, उस नाटक की कथा वस्तु, वो नाटक की जो कहानी होती है उसे कथा वस्तु कहते हैं। फिर नाटक के अंदर पात्र होने चाहिए, पात्रों का चरित्र चित्रण किया जाता है। उसके बाद संवाद होती है कि जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं, क्योंकि पात्रों के आपसी बातचीत के या संवाद के माध्यम से ही जो कथा वस्तु है वो आगे बढ़ती है। फिर संवाद कैसे होने चाहिए? क्रियात्मक होने चाहिए, क्योंकि अगर संवाद क्रियात्मक नहीं होंगे तो स्टेज पर नाटक को अभिनीत किया जाएगा लेकिन उसमें कोई रुचि नहीं लेंगे। क्योंकि क्रिया का मतलब एक्शन होने चाहिए, मार काट चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार, फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो क्रिया होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि संवाद जैसे कहानी के संवाद होते हैं, क्योंकि कहानी के संवाद सुनने से पूर्ति हो सकती है, लेकिन नाटक के संवाद जो है क्रियात्मक होने चाहिए और दर्शात्मक होने चाहिए। मतलब संवाद ऐसे लिखने चाहिए ताकि उसमें कोई ना कोई दृश्य निकल कर आए जिसे रंगमंच पर अभिनीत किया जा सके। तो संवाद क्रियात्मक होने चाहिए और दर्शात्मक होने चाहिए। उसके बाद है नाटक का प्रमुख तत्व उद्देश्य, यानी कि नाटक का कोई न कोई अंत में उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य तो होता ही है, हर किसी एक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो नाटक का भी उसी प्रकार से उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आता है भाषा शैली, और नाटक की भाषा शैली का ध्यान रखना चाहिए। साफ सीधी स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, ज़्यादा कठिन शब्दों का भी प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये नाटक जो है रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, वहाँ पर कोई डिक्शनरी लेकर नहीं बैठता है। उसके बाद अगला तत्व आता है देश काल, और देश काल का मतलब है कि कोई ना कोई जो भी नाटक है वो किसी ना किसी जो परिस्थितियों में तो लिखा ही जाता है। मतलब वो उस समय की समय से, यानी कि जो नाटक है, जो मान लो अभी कोई नाटक लिखा था या कोरोना काल में जो नाटक लिखा था, तो देश काल का मतलब है उस समय जो समाज चारों तरफ जो परिस्थितियां थी या जो हालात थे या जो समय था, उसका भी वर्णन उसके अंतर्गत आता है। स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी नाटक की जो रचना है वो सुनने में नहीं की जाती, किसी परिस्थिति या किसी परिवेश में रहकर ही नाटक लिखा जाता है। उसके बाद आता है अभिनेता। अभिनेता तो आप समझते ही हैं, वैसे मुख्य रूप से ये 6 तत्व होते हैं, ठीक है। अभिनेता जो इसका केंद्रीय पात्र होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए थे, किसी का कथन है तो उसे आपको सीधे तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि एचपीएससी ने इसी प्रकार के प्रश्न पिछली बार पूछे थे। इब्सन का अनुसरण करते हुए नाटकों में केवल गद्य का प्रयोग किया जाता है। इब्सन का अनुसरण करते हुए यथार्थवादी नाटकों में केवल गद्य का प्रयोग किया जाता है। मतलब इब्सन भी एक राइटर है, अगर इसके अनुसरण हम देखें तो नाटक केवल गद्य में होते हैं। लेकिन आप भारतेंदु जी के नाटक देखेंगे जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। मतलब कुछ उसकी जो कथा वस्तु होती है कुछ गद्य रूप में होती है और कुछ पद्य रूप में होती है। लेकिन इब्सन के अनुसार अगर हम देखें तो यथार्थवादी नाटकों में केवल गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। गद्य का मतलब है कि जो कथा वस्तु है उसमें पद्य नहीं होते, इसमें गद्य के अंतर्गत विचारों की प्रधानता होती है और पद्य के अंतर्गत भावों की प्रधानता होती है, और स्टेज पर भाव काम नहीं देते हैं, केवल विचार काम करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद है नाटक में अस्वीकार की स्थिति बराबर नहीं होती। अस्वीकार, देखो एक शब्द महत्वपूर्ण है नाटक के लिए। अगर नाटक में अस्वीकार नाम की अगर कोई चीज नहीं होगी तो नाटक की कथा वस्तु आगे नहीं होगा, उसमें द्वंद्व की स्थिति पैदा नहीं होगी। द्वंद्व की स्थिति पैदा करने के लिए अस्वीकार की स्थिति नाटक में होना बहुत ही जरूरी है। नाटक की संक्षिप्त व सांकेतिक भाषा होनी चाहिए। नाटक की जो भाषा है वह संक्षिप्त होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग नाटक में करना चाहिए। उसके बाद बस ये चैप्टर थोड़ा ही है और कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। नाटक का एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के कितने पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। नाटक का मात्र एक मौन, मतलब मौन मतलब चुप्पी। तो जो होता है नाटक में, जैसे कोई पात्र बोल रहा है और वो अपना संवाद बोलते बोलते चुप रह गया, तो चुप रहना मतलब अब जब वो दर्शक जिस उस पात्र को देख रहा है वो ये दर्शक सोचेगा कि पता नहीं ये क्या कहने वाला है। अलग अलग पात्रों के अलग अलग जो दर्शक हैं सभी के मन में अलग अलग विचार आएंगे। मतलब नाटक का जो मौन है या मौन अंधकार जो है या ध्वनि प्रभाव जो है, मतलब ध्वनि के माध्यम से भी बहुत कुछ नाटक में दिखाया जाता है, वो कहानी या उपन्यास के 20 या 25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। मतलब कहानी में जिस बात का वर्णन हम 25 पृष्ठों में या 20 पृष्ठों में जिसका वर्णन करते हैं, वो सारी बातें नाटक का एक मौन या एक ध्वनि कह जाती है। जैसे कि कोई डाकू है, चोरी करके भाग रहा है, टप 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 की आवाज़ आपको सुन रही है, तो वो साउंड से आप समझ जा, कहीं पर गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, आपको नाटक में केवल ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और वो उसके माध्यम से आप इतनी बातें समझ जाते हैं कि जिसको अगर हम लिखने लगे तो 20-25 पृष्ठ भर जाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये बात। सबटेक्स्ट मतलब संवादों के पीछे निहित अनलिखे और अनकहे संवाद जो होते हैं उन्हें सब टेक्स्ट कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है। अब हैमलेट की एक कथन है टू बी और नॉट टू बी, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ये हैमलेट ने कही थी टू बी और नॉट टू बी, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती क्योंकि ये इंग्लिश का है।
अभी मैं थोड़ा सा इसके माध्यम से आपको बता दूंगी कि स्कंदगुप्त ने एक बात कही थी कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये पंक्तियां दोनों यहाँ पर इसलिए लिखी गई हैं कि नाटक के जो संवाद हैं वो छोटे होने चाहिए और उनकी गहराई इतनी होनी चाहिए कि अगर उनका अर्थ निकालने लगें तो उनका अर्थ जो है बहुत ज़्यादा निकल जाए। मतलब ये जो पंक्ति है स्कंदगुप्त की, इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा कुछ छिपा हुआ है। मतलब जो अधिकार सुख होता है वो बहुत ही मादक और सारहीन होता है। जैसे कि ये जो वाक्य है ये अपने आप में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखता है। ठीक इसी प्रकार से जो हैमलेट है उसकी टू बी और नॉट टू बी, ये पंक्ति भी बहुत कुछ कहने की क्षमता रखती हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली शास्त्रीय नाटक जो होते हैं संस्कृत के नाटकों को कहते हैं। शास्त्रीय नाटक किसको कहते हैं? संस्कृत के नाटकों को शास्त्रीय नाटक कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरित, स्वपन वासवदता, इस प्रकार के जो नाटक है यानी कि जो संस्कृत में लिखे गए हैं उन नाटकों को शास्त्रीय नाटक कहते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर में इतना ही था और उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 कैसे लिखे कहानी, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। तो सभी बातें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई। अब देखो ये नोट्स आप देख रहे होंगे आपके सामने हैं, जिसमें अध्याय नंबर 6 भी आपको दिख रहा है कैसे बनती है कविता। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा था और मैंने इतने छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे, यहाँ से ये पिछले पेपर में आया था। उसके बाद अगर इसी नोट्स को किसी ने पढ़ा होगा, उस टाइम तो मैंने ही पढ़ा था, तो यहाँ से ये पूछा गया था। तो मेरे नोट्स में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की कोई लाइन छोड़ी ही नहीं थी जहाँ से प्रश्न बनता हो। तो ध्यान से आपको ये नोट्स पढ़ना है और प्रूफ मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। बस वीडियो को लाइक जमकर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।